नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 हिंदी ए मॉडल पेपर टर्म 2 सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास 9 वाले वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों का टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है जून में, तो उसके लिए सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों बता दूँ, इससे पहले क्लास 9 का हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि सोशल साइंस का सेट 1 सेट 2 कंप्लीट करा दिए है, साइंस सेट 1 सेट 2 भी करा दिए हैं और आपका इंग्लिश का सेट 1 करा दिए है और बाकी सब्जेक्ट का भी धीरे-धीरे अपलोड कर दूँगा। उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो इतना तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है। और साथ में दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है, आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, बल्कि आप लोगों के लिए पीडीएफ यानी कि इसका जो नोट्स है वो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है ak4study.blogspot.com, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा या फिर डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वहाँ से भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं या फिर कहीं पर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, AK4 स्टडी ये हमारा चैनल है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा जो यूट्यूब फैमिली बहुत जल्दी 10 के यानी कि 10,000 कंप्लीट होगा दोस्तों, क्योंकि अभी 7,000 के ही पार हुआ है। तो प्लीज़ यारो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी ए में जो फर्स्ट सेक्शन आपका आता है वो खंड को आता है, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपठित बोध। जी हाँ दोस्तों, एक गद्यांश दिया रहता है जिसको पढ़कर अच्छे से पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए सवालों का आंसर करना होता है। और ये आपका दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए, 1 क्वेश्चन 2 नंबर, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन में 6 नंबर मिलेगा। आप लोग इसके निर्देश वगैरह को पढ़ लीजिएगा, गद्यांश को पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर आपके पास ज़रूर होगा, नहीं होगा तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर मैं डाल दिया हूँ, मिल जाएगा। या फिर मुझे व्हाट्सएप से भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, फर्स्ट सवाल आपका आ रहा है गद्यांश का कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। अगर आप गद्यांश को पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उसमें आंसर क्या था कि गांधी जी की पत्नी का जो नाम था वो कस्तूरबा गांधी। याद रखिएगा, बहुत ही यहाँ पर देखिए, ये गद्यांश में भी पूछ दे एग्जाम में, क्या पता। ऐसे भी गद्यांश तो उसी में आंसर रहता है, तो इसके लिए ये सब स्टूडेंट बना ही लेते हैं, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन-कौन से कार्य करते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, दैनिक जीवन में जो लोग होते हैं वो कौन-कौन से कार्य करते हैं, जो आप गद्यांश पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी, कार्यालय कार्यालय जैसे कि जो ऑफिशियल काम करता है, जॉब वगैरह करते हैं वो कार्यालय मतलब ऑफिस में काम करेंगे कर्मी, स्कूल अध्यापक या हमारे सहकर्मी और कई भी हो सकते हैं, जो हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे लोगों को अलग-अलग काम करते हुए देखते हैं, जो अपने रोजी-रोटी के लिए कुछ भी करते हैं, कोई जॉब करता है, तो कोई मज़दूरी करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपका गद्यांश का सवाल है कि बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा अपने किन-किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, हिंदी का ये सवाल है आपका गद्यांश का, इसका आंसर हो जाएगा आपका, बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा विस्तृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, और सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सुंदरलाल जो बहुगुणा थे वो चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड ख, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक यानी कि जो आपको मिले हैं हिंदी का जो बुक स्कूल की ओर से या फिर आप जो खरीदे हैं क्लास 9 का, तो उसके आधार पर पूछे गए सवाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा, बट आपको एग्जाम में यहाँ से 4 इस सेक्शन से यानी कि पाठ्य पुस्तक से सिर्फ आपका इस सेक्शन से 4 प्रश्नों का ही आंसर करना होगा। 4 इंटू 3 दैट मीन्स 12, यानी कि 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर या रहेगा, 12 नंबर के लिए पूछा जाएगा। पहला सवाल देखिएगा, बालिका मैना ने सेनापति हे को, देखिए ये आपका एक स्टोरी था, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क, अंग्रेजों के दोषी नाना साहब है, और मकान का इसमें क्या दोष है। नेक्स्ट, यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है। और चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्या पॉइंट दिया था। अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि वो उनकी पुत्री मेरी की सहेली है। जी हाँ दोस्तों, उसने अगर ये आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो देखिए जो महान कवि या फिर बोल सकते हैं जो कहानीकार है महादेवी वर्मा, वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाए थे, इसका क्या कारण है? तो देखिए लेखिका की उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि न होने के कारण वो उससे सीख नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए उसमें मेन चीज़ इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो सीख ही नहीं पाइएगा। इसीलिए लेखिका की बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए जब मौलवी रखा गया और वह जब घर में आई तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई और इस तरह से वो सीख नहीं पाई। तो इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट है, आप लोग कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, आंसर अपने से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो देखिए दोस्तों, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसा कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहा है? बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता है, उसके आधार पर जो उसका कवि यानी कि जो राइटर है वो क्या बतलाना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है लोगों को? तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कवि यहाँ उन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं जिनके कारण बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके माता पिता बचपन से नहीं रहते या फिर किसी कारणवश से जिसका तो वो क्या करते हैं अपना बचपन खो देते हैं, बचपन से ही काम पर लग जाते हैं, मजदूरी करना पड़ता है, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है तथा वे बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये जो कविता अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत ही मस्त यहाँ पर एक सीख देखने को मिलता है। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। और ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जरूर से जरूर करके जाइएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जब पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? तो इसका आंसर होगा, मैंने अपने मकान के बचाना अपने मकान को हो जाएगा यहाँ पर की क्या है, करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने जो अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि यह मकान उसे बहुत प्रिय था और यह उसकी पैतृक धरोहर थी। पैतृक धरोहर कहने का मतलब वो उसका जो होता है ना कि जहाँ जन्म होता है। अंग्रेज उस मकान को नष्ट कर देना चाहते हैं क्योंकि यह मकान नानाजी जैसे और भी क्रांतिकारियों का ठिकाना हो सकता था। नानाजी ने अंग्रेजी सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी तथा अनेक अंग्रेज नर नारियों की हत्या की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इस पार्ट से सिर्फ आपको दो क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एक आपका जो कि कहानी है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा, एक एकांकी है दोस्तों, एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया है? तो बहुत ही मजेदार, एक आप लोग अगर पढ़े होंगे रीढ़ की हड्डी तो आपको पता होगा ये कितना ही इंटरेस्टिंग जो कि फैक्ट था। यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट करें। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि गरीब आदमी जो होता है उसका शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस लाइन का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। मतलब गरीब जहाँ पर रहते हैं उसका आसरा ही उसके लिए शमशान होते हैं। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुँचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, जरूर कर लीजिएगा। देखिए, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? मतलब समाज में महिलाओं को उच्चतम गरिमा यानी कि मान सम्मान दिलाने में हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए आपको लिखना है। आपके खुद से लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आंसर आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु सबसे पहले उन्हें शिक्षित बनाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को शिक्षित करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो पूरा देश शिक्षित होगा। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, वही न तो अपना विकास कर सकती है और न ही देश की प्रगति में अपना सहयोग दे पाएंगे और न ही उनमें आत्मविश्वास पैदा हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए और महिला अगर कोई महिला शिक्षित होते हैं
तो एक परिवार नहीं बल्कि 2 परिवार को शिक्षित कर सकते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रभावी होने के लिए उसमें आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। नारी को पुरुष के समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। इसमें बताया गया, महिलाएँ किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग न्यूज़ वगैरह में तो देखते ही होंगे, हमारे देश के जो महिलाएँ हैं, हमारे देश के जो गर्ल्स वगैरह जो खिलाड़ी जो है, सभी कितने सारे मेडल वगैरह जीत के लाते हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और देखिए, महिलाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न उपायों एवं कौशल का विकास ज्ञान कराना चाहिए, जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं करने में समर्थ हो जाएगी। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को लागू करवाने की कोशिश करनी चाहिए और साथ में दोस्तों हर एक महिला को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यदि महिलाएं विकसित और उन्नत नहीं है तो देश के उज्जवल भविष्य की कामना नहीं की जा सकती है। तो बहुत ही मस्त लाइन है और ये जो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो जरूर से जरूर एग्जाम से पहले कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में हो जाएगा। चलिए अब खंड गौ देखेंगे जो कि रचना है और इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना है जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए, एक पत्र लिखना है अपने स्कूल के प्रधानाचार्य यानी कि हेडमास्टर जिसको बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, उसको 4 दिनों की छुट्टी के लिए। तो किसी भी कारण से लिख सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पर डेमो आप लोगों के लिए लिख कर दिखाया हूँ, ऐसे ही लिखना। जैसे शुरू में लिखिए सेवा में, किसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमा दीजिएगा, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि आपके स्कूल का प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो उसके बाद आपके स्कूल का नाम, जैसे मैं अपने जिस हाई स्कूल में पढ़ा हूँ अपना स्कूल का नाम दिया, उत्क्रमित उच्च विद्यालय गांधो दुमका यहाँ पर दे दिया हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से आपके स्कूल का यहाँ पर नाम होगा और विषय, मतलब किस चीज़ के लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो देखिए किस लिए चाहिए, तो देखिए 4 दिनों के अवकाश है, तो मतलब 4 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। अब यहाँ पर महोदय या फिर महाशय लिखिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा और यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट होगा, मतलब आप किस लिए छुट्टी लेना चाहते हैं या कि देखिए, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का नियमित छात्र हूँ। अत्यंत खेद सहित मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं कल विद्यालय से लौट रहा था तब अचानक हुई बारिश में भीगने के कारण मुझे ज्वर आ गया, मतलब बुखार चढ़ गया। चिकित्सक ने मुझे दवा लेने के साथ-साथ 4 दिनों की आराम की सलाह दी है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है, आप मुझे 4 दिनों की अवकाश देने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखिएगा और उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी, यहाँ पर सी से लिख सकते हैं या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर आप लड़की है तो आप यहाँ पर लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्रा, अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पर लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र और यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्लास हो जाएगा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं और आपका यहाँ पर रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर अथवा में और एक सवाल है दोस्तों, ये वाला सवाल क्या पूछा, देखिए अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखे। तो देखिए, समय के सदुपयोग के लिए एक पत्र लिखने को कहा गया है, मतलब अगर आप बाहर में रहते हैं और आपकी छोटी बहन है तो उसको एक पत्र के माध्यम से जो उसका एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है तो उसके लिए एक सजेशन देना है कि समय का सदुपयोग करना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक आवेदन लिख कर बताया हूँ कि किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, मान के चलिए हम यहाँ पर कोई जगह पर रहते हैं, जैसे कि हम रसिकपुर लॉज दुमका में रहते हैं, तो दुमका से हम लिख रहे हैं अपने बहन को। तो ऐसा ही आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना है ताकि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। उसके जस्ट नीचे जैसे एड्रेस यहाँ पर दो पीडीएफ में है कन्वर्ट होकर थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको मैनेज कर लीजिएगा। जस्ट आपके एड्रेस के बाद डेट होता है कि आप किस डेट को लिख रहे हैं, जैसे 28 मई 2022 को हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद जैसे मेरे बहन का नाम लिख दें, मेरी प्रिय बहन सुनीता, जैसे मैं यहाँ पर आप अपने बहन के नाम लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ ठीक इसी प्रकार से लिखिएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होगी। मुझे तुम्हारे द्वितीय चरण की परीक्षा यानी कि आप लोगों का जो सेकंड टर्म का एग्जाम होगा तो देखिए सेकंड टर्म के द्वितीय चरण की परीक्षा के बारे में पता चला, जिसका परीक्षा जून में है। आप लोगों का जो सेकंड टर्म का एग्जाम है दोस्तों जून में, मान के चलिए मेरा बहन है जिसका भी एग्जाम है, तो इसको देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एज ए डेमो दिखाया हूँ, ऐसा ही आपको लिखना है एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो देखिए, अब तुम्हारी परीक्षा काफ़ी नज़दीक भी आने लगी है, इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि हमेशा की तरह पढ़ाई को कल पर मत छोड़ो। मतलब जो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, डेट नहीं दिया है तो कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बताना। तो यहाँ पर एक सजेशन अपने बहन को एक पत्र के माध्यम से दे सकते हैं कि कल की पढ़ाई को जो पढ़ाई की कल पर मत छोड़ो, समय के महत्व को समझो और खूब मेहनत करो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ सकता है, इतना लिखिएगा। और नीचे लिख दीजिएगा माता पिताजी को मेरा नमस्कार कहना। और उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा, जैसे कि अगर आप एक लड़के हैं तो आप लिख सकते हैं तुम्हारा
बड़ा भैया, अगर आप एक दीदी है, आप किसी की अगर सिस्टर बहन है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद जस्ट आपका नाम, आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम आलोक है तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दिया हूँ आलोक। बहुत सारे स्टूडेंट को मेरा नाम नहीं पता है, अक्सर पूछते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा नाम है आलोक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए, एक निबंध लिखने के लिए यहाँ पर वैसे तो अथवा अथवा करके 3 गो निबंध रहेगा, उसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा निबंध आएगा, बट आपको जो निबंध लिखना रहेगा वो 150 शब्दों में लिखना रहेगा, और इसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पर निबंध में हमेशा मैं कहूँगा कि एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या जैसे दिया है, तो यहाँ पर संकेत बिंदु कुछ दिया है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ जो मन तो लिख दीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण पूरा पढ़ लिए, मान के चलिए एग्जाम में आ गया, इसको लिखने गए तो संकेत बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। पहले आपको अर्थ दिया है पॉइंट, तो अर्थ के बारे में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण के प्रकार के बारे में लिखना है। और नेक्स्ट आपका प्रदूषण के कारण, तो प्रदूषण के कारण के बारे में लिखना है। और नेक्स्ट आपका सुधार के उपाय, फिर आपका उपसंहार। तो जिस प्रकार से जो पॉइंट दिया रहेगा ठीक उसी प्रकार से लिखना है, और ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख के दिखाया हूँ, यही वाला। और जो 2 आपका था अथवा में, उसका मैं आंसर नहीं किया हूँ। और ये अगर ज़्यादा मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा इस चीज़ को तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा है ये, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये सवाल क्या पता पूछ दिया जाए, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 8। विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर 2 मित्रों के बीच हुई संवाद को लिखिए। मतलब जैसे कि आपके स्कूल में आप और आपके अपने मित्र के साथ एक संवाद कर रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, तो किस प्रकार कीजिएगा, एज ए डेमो देखिएगा। जैसे सुरेश और श्याम कर रहे हैं, सुरेश बोल रहा है श्याम को कि और क्या भारत को स्वच्छ रखना सिर्फ भारत सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, ना हम भारतवासियों का भी कर्तव्य है। मतलब भारत हमारा स्वच्छ रहे, तो स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत जो रहेगा, तो इस स्वच्छता मिशन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो लागू किया गया है, तो इससे सिर्फ हमारे देश के सरकार के ही दायरे में नहीं है, बल्कि हम आम जनताओं के बारे में भी है। तो इस चीज़ को चर्चा करना है आपके विद्यालय में अपने मित्र के साथ, उसी पर एक संवाद लिखने बोला गया था। तो देखिए, श्याम बोल रहा, हाँ सही बात है, जरा सोचो, अगर सारे भारतीय यह बात ठान ले कि भारत को स्वच्छ रखेंगे तो गंदगी कहीं नहीं रहेगी। चलो भारत को स्वच्छ बनाए और प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यार, मैं भी आप लोगों को बोलूँगा कि हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ रखे, भारत को भी स्वच्छ करे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर और अथवा में था कि कोरोना महामारी पर 2 छात्रों के बीच संवाद, यानी कि जो कोरोना महामारी बहुत ही संकटमय जो एक वायरस भी था, हम लोग जिसको झेल चुके हैं दोस्तों, भगवान से हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा कभी भी झेलने को और ना मिले। तो देखिए, कोरोना महामारी पर 2 स्टूडेंट के बीच जो चर्चा हुआ, जो मीटिंग हुआ, वो किस प्रकार से, उस पर अगर ये एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कोरोना महामारी हाल ही में बीता है और अभी भी इसका सिलसिला बहुत जगह पर है। तो चलिए देखिए, राजू और दीपक दो मित्र हैं और आपस में कोरोना वायरस को लेकर किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, तो उसका मैं यहाँ पर डेमो लिख कर दिया हूँ। जैसे राजू बोल रहा है दीपक से कि सुप्रभात मित्र, कैसे हो, मतलब गुड मॉर्निंग, जैसे बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू, इंग्लिश में बोलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दीपक बोल रहा है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो यहाँ पर इस तरह से मीटिंग चल रहा है लोग का। अब देखिए, राजू फिर से सवाल किया उसे, ठीक हूँ परंतु आजकल पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ। मैं बोल रहा है मैं भी ठीक हूँ, लेकिन पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ। आखिर क्यों भाई साहब, क्या हो गया। देखिए, दीपक बोल रहा है, हाँ दोस्त, इस कोरोना महामारी का हमारी शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। तो राजू बोल रहा है पढ़ाई के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित है। तो इस प्रकार से राजू दीपक जो है, यहाँ पर आप और आपके मित्र का नाम देकर आप इस संवाद को ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाए तो। दोस्तों यही था आपका क्लास 9 का, यहाँ पर देख लीजिएगा दीपक, तो सारा ये पढ़ लीजिएगा, क्लास 9 हिंदी ए का कंप्लीट सॉल्यूशन सेट 1 का। आई होप कि यह वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साथ में दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट नहीं किए हैं तो गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए www.akforstudy.blogspot.com, और वहाँ पर भी सपोर्ट कीजिए जैसे यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो भी हम लोग का बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।